नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं भारत राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर 90 लाख से ज्यादा का सोना पकड़ा गया है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सोना बैंकॉक से तस्करी करके लाया गया था। कस्टम विभाग ने 1.8 किलो तस्करी का सोना पकड़ा है। पकड़े गए सोने की कीमत 90 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। 3 विदेशी महिलाओं से यह सोना पकड़ा गया। तस्करी का सोना ये विदेशी महिलाएं यहां पर बैंकॉक से लेकर के आई थी। तस्करी करने वाली तीनों महिलाएं, जिनको कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। कस्टम की ओर से इनसे पूछताछ की जा रही है। कस्टम के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हैं। राकेश, क्या जानकारी कस्टम की ओर से बड़ी कार्रवाई सांगानेर एयरपोर्ट पर देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। जो कस्टम विभाग के नियम है उनके अनुसार जब एक निश्चित मात्रा से अधिक का सोना जब पाया जाता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार तस्करी में इन्होंने जो तरीका अपनाया है वो बिल्कुल नया एयरपोर्ट पर सामने आया है, क्योंकि तीनों महिलाएं एक साथ आ रही थी और जो लड़के हैं उनकी तरह इन्होंने पूरी तरीके से अपनी हेयर स्टाइल, वेशभूषा बना रखी थी। और जब ये बैंकॉक से आई थी तब इन्होंने अपने कंधे पर जो सोने की चेन होती है भारी, उनको कंधे पर लगा रखा था गर्दन के बजाय। जयपुर एयरपोर्ट पर तीनों ने अपना सोना अपने बैग में रख लिया और पहले एक महिला बिना बैग के स्कैनिंग करवाकर बाहर निकली। तब उस महिला को तीनों बैग सौंप दिए गए और जो बाकी दोनों महिलाएं वो भी स्कैनिंग करवा के बाहर आ गई थी। लेकिन कस्टम विभाग की दूसरी टीम लगातार महिलाओं की इस कारगुजारी पर पैनी नजर रख रही थी और उन्होंने जैसे तीनों बैग लेकर के एक महिला के पास आए तो तीनों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस तरह से उन्होंने और कितनी पहले तस्करियां की हैं और कितनी विदेश यात्राएं की हैं, क्योंकि तीनों विदेशी महिलाएं हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सोने तस्करी के गिरोह से इनके संबंध हो सकते हैं। तो इस बारे में भी कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। राकेश, अमूमन यहाँ पर कई बार इस तरह की कार्रवाई हुई है। जयपुर एयरपोर्ट पर जो तस्करी की घटनाएं वो ज्यादातर सामने आई हैं और कस्टम विभाग की ओर से उनको उजागर किया गया है। क्या लगता है कि एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल रैकेट है जो तस्करी के इस गिरोह से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ज्यादातर सोने की तस्करी के मामले आते हैं वो अरब देशों से आते हैं, खाड़ी देशों से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग खासतौर पर मजदूर श्रेणी के लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, ये जब वापस आते हैं तो इनको छोटा लालच दे करके और इनसे तस्करी भी करवाई जाती है। लेकिन ये चूंकि तीनों जो विदेशी महिलाएं हैं और इन तीनों विदेशी महिलाओं के संबंध भी तस्कर गिरोह से हैं और एक बड़े तस्कर गिरोह से, क्योंकि जिस तरीके से ये सोना लाई और एयरपोर्ट पर जो जांच एजेंसियों को चकमा देकर के बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इनकी जो तमाम डिटेल्स हैं उनको निकाला है कि जयपुर के अलावा और कौन कौन से एयरपोर्ट पर इन्होंने विजिट किया है, कितनी टैक्स होगी इन्होंने। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी इस वक्त की, कस्टम विभाग ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। एयरपोर्ट पर 90 लाख से ज्यादा का सोना पकड़ा गया है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर जोधपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेंटर में बने क्वार्टर्स में से फायरिंग की जानकारी मिल रही है। एक जवान ने बालकनी से कई राउंड फायर किए हैं। कल शाम से ही अपने परिवार के साथ खुद को इस क्वार्टर में बंद कर रखा है। जवान ने करीब 40 राउंड अपने साथ लेकर के गया था। इसी दौरान यह भी सामने आ रहा है कि यह मानसिक रूप से परेशान है। इस जवान को समझाने की कोशिश लगातार चल रही है। जोधपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सेंटर में बने क्वार्टर्स में फायरिंग की जानकारी सामने आ रही है। सीआरपीएफ का एक जवान जिसने बालकनी से कई राउंड फायर किए हैं। देर रात से ही लगातार ये गतिविधि इस तरह की जारी है। इस जवान का नाम नरेश जाट बताया जा रहा है। पाली जिले के राजोला गांव का निवासी है नरेश जाट। 3 साल से सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात है। रविवार शाम को 6 बजे इसने पहला हवाई फायर किया था। जवान के साथ में उसकी पत्नी है और उसके बच्चे मौजूद हैं क्वार्टर पर, और साथ ही साथ इसने क्वार्टर का गेट जो है वो चारों तरफ से बंद कर रखा है। समझाने की इससे बहरहाल कोशिश जारी है, लेकिन ये किसी की बात अभी तक नहीं सुन रहा है।
फिलहाल यह भी जानकारी कि अभी कुछ समय से ये फायरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन रात भर कई बार रुक रुक करके इसने फायरिंग की है। मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के भी अधिकारियों को बुलाया गया है, साथ ही साथ इसके माता पिता को भी बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, फिलहाल जो इस घटना को लेकर जो पहली फायरिंग जो उसने की थी उसको लेकर अब लगभग 16 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है उसकी समझाइश का दौर जारी है। अभी तक उसने जो है अपने परिवार और अपने आप को जो है मकान से बाहर नहीं निकाला है। हालांकि उसने फायरिंग करना बंद कर दिया, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल रहा है और ना ही कोई बातचीत बन रही है। लगातार उससे बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसीपी राजेंद्र दिवाकर, कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी सहित सीआरपीएफ के जो अधिकारी मौजूद है। इसके अलावा उसके पिता, उसके भाई और उसके जो अजीज दोस्त हैं उनको बुलाकर उसकी समझाइश की जा रही है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। लगातार जो है उसने जो है अपने आप को और अपने एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची और अपनी पत्नी को जो है बंधक बना रखा है और लगभग 1 दर्जन से अधिक वो फायर कर चुका है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके पास जो कुल 40 राउंड फायर उसके पास मौजूद थे, जिनमें से लगभग 12-13 उसने फायर कर चुका है। बाकी लगभग 27 राउंड उसके पास अभी भी मौजूद है। इसको लेकर जो है पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और मौके पर जो है वो किसी को अपने जो है आवास के नजदीक नहीं आने दे रहा है। और उसके पास जो है 5.56 जो मिनी गन मशीन होती है वो उसके पास है और लगातार जो है वो लोगों को धमका रहा है कि कोई भी उसके आवास के नजदीक यदि आएगा तो वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे में लगातार उसके जो है समझाइश के प्रयास जारी है। जी क्या चंद्रशेखर, ये कल शाम के बाद से देर रात और अब पूरी रात भर ये सिलसिला चला है? देखिए, लगातार जो अगर बात करें तो कल शाम से लेकर जब इसने पहली फायरिंग की तब से लेकर अब तक लगातार जो है यही हालात है। लगातार अधिकारी जो है ड्यूटी पर तैनात है, मुस्तैद है और उसको जो है समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वहां पर एक लाउड स्पीकर लगाया गया है जिसके माध्यम से उसको आवाज देकर समझाया जा रहा है। इसके अलावा उसके पिता से उसकी मोबाइल पर बात करवाई गई है। लगातार वो मोबाइल अटेंड भी कर रहा है, लेकिन किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो जिस तरह की घटना को इसने अंजाम दिया है, घटना को अंजाम देने के बाद कुछ ना कुछ मोटो होता है, कुछ ना कुछ मांग होती है, लेकिन इसकी ओर से कोई मांग जो है सामने रखी नहीं गई है। लेकिन किसी को अपने जो है क्वार्टर के नजदीक भी आने की वो परमिशन नहीं दे रहा है। जी, सीआरपीएफ के कौन अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है? और स्थानीय अगर लोकल पुलिस की बात करें तो क्या लोकल पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी, अगर बात करें तो जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, जो इसके अलावा जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ मौजूद है। इसके अलावा डीसीपी मौजूद है, डॉक्टर अमृता दोहान मौजूद है। इसके अलावा एसीपी राजेंद्र दिवाकर मौजूद है। करवर थाना अधिकारी, मंडोर थाना अधिकारी सहित कई थाना अधिकारी जो है सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही और ना ही कुछ खुलकर मीडिया को बताया जा रहा है कि अभी अंदर की स्थिति क्या है। लेकिन सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार जो है अब उसने फायरिंग बंद कर दी है, लेकिन जो है क्वार्टर के नजदीक अभी तक किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। अभी तक क्या जानकारी है कि ये जो क्वार्टर इसके नाम से अलॉट था, जिसमें रह रहा था, जिसको इसने चारों तरफ से बंद करके ये उसके अंदर मौजूद है और वहां से ये फायरिंग कर रहा है, उसके साथ में कौन कौन मौजूद है अंदर? देखिए, उसके साथ जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी पत्नी, उसकी 6 वर्षीय बच्ची और स्वयं उसके अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, 3 तरह के जो कारण जो है सूत्रों के हवाले सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 सालों से यहाँ पर तैनात है और जो नरेश जाट जो कि जवान है सीआरपीएफ का, वो लगातार जो है 3 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और मानसिक रूप से जो है अवसाद में बताया जा रहा है। इसके अलावा कल रात को एक बात सामने आई थी कि इसने ज्यादा शराब पी ली, इसकी वजह से फायरिंग की, लेकिन शराब यदि उसने पी होती तो सुबह तक तो वो कंट्रोल में हो जाता। लेकिन अभी तक जो एक और ये तथ्य सामने आ रहा है कि जो सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी भूपेंद्र सिंह है, उनसे उसकी जो है कोई छुट्टी को लेकर जो बहस हुई थी, बहस होने के बाद जो है उसने 40 राउंड इकट्ठे किए और अपने क्वार्टर में ले गया। उसके बाद करीब शाम के समय जो है पहला उसने जो है बालकनी में आके हवाई फायर खोल दिया और उसके बाद लगातार थोड़ी देर में वो जो है बालकनी पे आता और जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा था। जी चंद्रशेखर, जो पत्नी इसके साथ मौजूद है, क्या उनकी बातचीत परिजनों से हो पाई है फोन पर? देखिए, इसको लेकर हालांकि कोई जानकारी नहीं दिख रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो जवान है वो खुद मोबाइल लेकर, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं, एक हाथ में गन मशीन और एक हाथ में जो है मोबाइल उसने अपने कान पे लगा रखा है और बात करता है मोबाइल पे। वो खुद ही बात करता है, पत्नी को बात नहीं करने दे रहा है और लगातार जो मौके पर पहुंचे लोग हैं उनको धमकाने का जो है क्रम लगातार अभी भी फिलहाल जारी है। वो सीधी चेतावनी देता है कि मेरे क्वार्टर के नजदीक यदि कोई आएगा तो या तो खुद को या उसको गोली मार देगा। जी बिल्कुल। अगर इस पूरे कैंपस की बात करें, इसके इलाके को थोड़ा सा जरा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से अब ये पूरा का पूरा इससे समझाइश का दौर चलेगा।
देखिए, ये जो अगर बात करें तो जोधपुर से करीब 30 से 22 किलोमीटर दूर एक पहाड़ियां है, वहां पर ये सीआरपीएफ का कैंप मौजूद है, जहां पर जो है और ये जो जवान लगातार 3 सालों से ड्यूटी कर रहा है। सीआरपीएफ के जवान जो है बाहर ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मौजूद है, 4 चौवन खड़े हैं और किसी को भी जो है पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा किसी को भी अंदर आने की परमिशन वहां पे दी नहीं जा रही है। और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, अंदर ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार उसको लाउड स्पीकर के माध्यम से और फोन के माध्यम से समझाया जा रहा है। उसके पिता को जब भेजा गया तो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार जब पिता उसके घर के नजदीक जाने लगे तो उसने अपने पिता को भी धमकाया कि यदि अगर पास में आओगे तो मैं गोली मारूंगा। जी, लेकिन चंद्रशेखर, क्या मीडिया को कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सीआरपीएफ की ओर से नहीं दी गई है कि आखिरकार ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसे लेकर के? देखिए, अगर बात करें तो मीडिया ने जो है सीआरपीएफ के आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी से जो है बात करने का प्रयास किया। जब हमने पुलिस के जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो व्यवस्था वहाँ की है वो हम संभाल रहे हैं और स्थिति को संभाल। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये जवान अपने आप को बंद किए हुए है अपने क्वार्टर में और किसी की बात नहीं सुन रहा है। हालांकि काफी देर से इसने फायरिंग तो नहीं की है, लेकिन रात में रुक रुक करके लगातार हवाई फायर कर रहा था। कई फायर ये कर चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 4 भुजा मंदिर में यहां पर चोरी की वारदात हुई है। चांदी और सोने के आभूषण चोरी किए गए हैं चोरों की ओर से। मंदिर के दोनों दरवाजों को बदमाशों ने तोड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे घटनाक्रम को लेकर के मौका मुआयना किया गया है। आमेर थाना सर्किल के डूंगाखेड़ा गांव की घटना है, जहां पर चोरों ने मंदिर में सेंधमारी की है। चोरों ने रात को मंदिर में ताले तोड़े और इसके बाद मंदिर से सामान लेकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ राजसमंद से सहयोगी अलकेश सेनाडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अलकेश, क्या जानकारी है आपके पास इस चोरी की वारदात को लेकर के? मैं आपको बता दूं, ये जो ओलना खेड़ा पंचायत है वहाँ का गांव है डूंगा खेड़ा। बीती रात जो अज्ञात चोर थे वो गांव के मंदिर, क्योंकि गांव के मध्य में मंदिर है, चोरों ने गांव के मंदिर को निशाना बनाया और चारभुजानाथ मंदिर के दोनों दरवाजे तोड़ते हुए मंदिर के अंदर जो सोने और चांदी के जो आभूषण रखे हुए थे, जिनकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है, वो आभूषणों पे हाथ साफ करके चले गए। इस वारदात का पता ग्रामीणों को सुबह के समय चला, जब मंदिर के पुजारी मौके पर पूजा करने के लिए पहुंचे और उन्होंने जो मंदिर के जो किवाड़ थे वो टूटे हुए मिले, तो उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। अभी फिलहाल की बात की जाए मौके की, तो आमेर थाना पुलिस के जो जवान है वो उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है, ग्रामीणों से पूछताछ भी की है और उनका कहना है कि अब हम चोरों की तलाश में जुट गए, बहुत जल्दी इस चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कोई पुलिस को सुराग मिले इन चोरों को लेकर के? फिलहाल पुलिस इस बारे में कोई बताने को तैयार नहीं कि उन्हें क्या सुराग मिले, लेकिन हाँ, उन्होंने प्राथमिक तौर पर ग्रामीणों से पूछताछ की है और उनका ये कहना है कि जो गांव से दूर, क्योंकि ग्रामीण इलाके में सीसीटीवी कैमरे और कम लगे होते हैं, ऐसे में वो थोड़े दूर के इलाके में जहाँ सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे हुए हैं तो वहां वो सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की पड़ताल कर रही है और वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि आरोपियों की शिनाख्त हो पाए। बिल्कुल अलकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 भुजा मंदिर में चोरी की वारदात हुई है और यहाँ पर चोरों ने सेंधमारी की और अब पुलिस जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मामले को लेकर के जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द पुलिस चोरों को गिरफ्तार करेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर में आग का तांडव सामने आया है। आपको बता दें कि एक मेडिकल लैब में आग लगी है। आग बुझाने का काम फिलहाल जारी है। पवनपुर के इलाके में ये लैब स्थित है। बड़ी खबर बीकानेर से, बड़ी जानकारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये आग यहां पर लगी और इसके बाद में यहां आग के बाद में धुआं जो है वो लगातार गहरा काला धुआं यहां से उठते हुए देखा जा सकता है। दूर से इसे देखा जा सकता है और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, काफी संख्या में लोग भी आसपास के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। पवनपुर इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर मेडिकल लैब में ये आग लगी है। बहरहाल इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अपडेट है इस आग को लेकर के? जी देखिए, ये जो आग है वो एक मेडिकल लैब में लगी है और ये मेडिकल लैब जो है वो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो
पूरी तरीके से जो है वो धुआं बिल्डिंग के बाहर दिखाई दे रहा है और इस आग को बुझाने का जो स्थानीय लोग हैं वो भी काबू करने की कोशिश कर रहे थे और अब फायर ब्रिगेड की जो है वो टीम भी मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से जो है वो धुआं है वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आग बुझाने के लिए जो है टीम है उसको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये राजस्थान लैब के नाम से ये जो लैब है और इसमें आग किन कारणों से लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुख्य सड़क पर जो पवनपुरी की जो मुख्य सड़क है उसी पर ये लैब बनी हुई है। तो ऐसे में जो धुएं के गुबार निकलने से जो है वो लोगों की काफी भीड़ हो गई है। हालांकि अब पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर जो है काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी विक्रम, कितनी देर इस आग को लगे हुए हो गई है और अभी अगर मौके पर बात करें तो कितनी दमकल यहाँ पर जुटी हुई है इस आग पर काबू पाने के लिए, कितना और समय लग सकता है? जी करीब 1 घंटे के करीब का समय हो चुका है इस आग को लगे हुए और अभी जो है दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर जो है वो काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से जो धुआं है वो निकल नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, उसकी वजह से जो है वो आग को बुझाने में जो है वो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो बिल्कुल विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आग को बुझाने की कवायद लगातार जारी है। बीकानेर में आग का तांडव, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल लैब में आग लगी है। दरअसल अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन पहले आग बुझाने का काम किया जा रहा है। जैसे आग बुझेगी उसके बाद ये जांच का विषय होगा कि कैसे आग लगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल में तालाबंदी श्रीगंगानगर में जारी है। रायसिंह नगर के तत्रासर स्कूल में तालाबंदी जारी है। स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर के ग्रामीण स्कूल को ताला लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से यहां पर ग्रामीण और छात्र छात्राओं का धरना जारी है। मांग यही है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए, क्रमोन्नत किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को दूर पढ़ने नहीं जाना पड़े। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा है फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी? पिछले 7 दिनों से लगातार ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, स्थिति यथा स्थिति में ही बनी हुई है। आज 7वां दिन बेशक जरूर एक अपग्रेड हुआ है, बाकी तालाबंदी अपनी जगह है, ग्रामीणों का धरना और क्रमिक अनशन भी अपनी जगह है। ग्रामीण और विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारी शिक्षा निदेशालय के निदेशक गौरव अग्रवाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और जैसे ही वो रिपोर्ट उन्हें प्राप्त होगी, रिपोर्ट की उन्हें वो स्टडी करेंगे, उसी के बाद इस पर फैसला लिया जाना है। हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या ये स्कूल टेक्निकली आधार पर क्या ये स्कूल अपग्रेड होने के एलिजिबल है या नहीं, तो उन्होंने इसी चीज का हवाला ये दिया है कि जब तक हम रिपोर्ट की स्टडी नहीं कर लेते ना हम कुछ इस बारे में बता पाएंगे और ना इस बारे में कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन इस तरफ यदि बात करें तो ततारसर के 51 एमपी के जो ग्रामीण है, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी तालाबंदी भी जारी रखे हुए हैं, धरना भी जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि जब तक क्रमोन्नति के आदेश हमारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम स्कूल की तालाबंदी और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी लेकिन अशोक, लगातार 7 दिन से ग्रामीण बैठे हैं और डीओ की भी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम वो इसकी एक रिपोर्ट जो तैयार करते और उससे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते कि मौके पर मौजूदा स्थिति यह है, स्कूल क्रमोन्नत हो सकती है या नहीं हो सकती। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर डीओ इतने संवेदनशील क्यों नहीं है? बिल्कुल हेमंत, देखिए इसमें है ना, जैसे ही धरने का पहला दिन था और दूसरे दिन ही यहाँ के स्थानीय विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के डीओ के द्वारा यहाँ की रिपोर्ट बनाकर शिक्षा निदेशालय भिजवा दिया गया। यहाँ का जो प्रपोजल था कि बेस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। अब ये कहाँ पर देरी हो रही है, किस स्तर पर देरी हो रही है, ये मोटे तौर पर शिक्षा निदेशालय के स्तर पर हो रही है। हम पिछले 4 दिनों से शिक्षा निदेशालय के निदेशक गौरव अग्रवाल से बात करने का प्रयास कर रहे थे। 4 दिनों बाद आज उन्होंने फोन रिसीव किया और फोन रिसीव करने के बाद उन्होंने 2 टप्पे की सीधी बात बोली है कि डीओ से हमने रिपोर्ट मंगा ली है, उस रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे, उसी के बाद में हम कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे या फिर कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे। तो इधर ये सरकारी सिस्टम है और सरकारी सिस्टम कोई नया नहीं है हेमंत। ये 7 दिन क्या, ये हो सकता है अभी 15 दिन और चले जाए, ना ब्यूरोक्रेसी को कोई फर्क पड़ता है ना सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ रहा है तो उन बच्चों को फर्क पड़ रहा है जो पिछले 7 दिनों से यहाँ धरना लगाकर बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन न तो निदेशक साहब को, जो गौरव अग्रवाल है, उनको इनकी फिक्र है और ना ही कि सिस्टम को इनकी फिक्र है। जी बिल्कुल अशोक, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें पिछले 7 दिनों से ग्रामीण यहां पर स्कूल क्रमोन्नति की मांग को लेकर के धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं।
बहरहाल ग्रामीणों को इंतजार है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे धरने से हटने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की महापंचायत आज आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत को देखते हुए करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दावा किया गया कि 25,000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। वहीं महापंचायत को देखते हुए सैनी समाज की ओर से सभी प्रतिष्ठान और सब्जी मंडी बंद रखी जा रही है। 12% आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगे हैं सैनी समाज की, माली समाज की, जिसे लेकर के महापंचायत की जा रही है। तो महापंचायत में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए एएसपी लालचंद कायल के नेतृत्व में 4 आईपीएस आरपीएस अधिकारियों के साथ ही 275 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने भी 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो इस पंचायत स्थल पर और इसके आसपास के इलाके में अलर्ट पर रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है और इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से अपने पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर के, पुलिस प्रबंध को लेकर के, जिनमें 4 आरपीएस 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सैनी समाज की 11 आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक बांदीकुई महासभा की पूर्ण रूपेण तैयारियां हो चुकी हैं। लोगों में बड़ा जोश है। समाज के लोगों में जुनून और जोश के साथ हर गांव से, हर ग्राम पंचायत से, हर ढाणी से पूरे जोश शोश के साथ महासभा में पधार रहे हैं। और निवेदन है कि जो कोई आदमी दूरी से आ रहा है वो समय पर यहाँ पहुंचे और सभा को सफल बने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी है सैनी माली समाज की महापंचायत को लेकर के? बिल्कुल, सैनी समाज की जो महापंचायत है उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जो आयोजक हैं वो 25,000 से अधिक भीड़ होने का दावा कर रहे हैं। वहीं जो प्रशासन है वो भी भीड़ का आकलन करने में जुटा हुआ है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है बांदीकुई जो इलाका है, इसके आसपास सैनी समाज का बाहुल्य इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में भीड़ जुटने की यहाँ पर पूरी संभावना है। हाल ही में जैसे भरतपुर में जब आंदोलन हुआ था तभी से यहाँ पर इस तरह के रूपरेखा तैयार होने लग गई थी कि आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की जाएगी, क्योंकि यहाँ माली समाज का बाहुल्य इलाका था। इससे यहाँ पर ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। 11 बजे से 4 बजे तक महापंचायत के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है। ऐसे में दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर एक बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है और इस महापंचायत के बाद एक रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली एसडीएम कार्यालय तक पहुंचेगी और ज्ञापन दिया जाएगा। इधर जो महापंचायत को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिले भर के जो थानाधिकारी हैं उनको बांदीकुई भेजा गया है। आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आज इस महापंचायत का आयोजन किया जाना है और पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और लगातार यहां पर मंथन का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज शिविर में 7 सत्रों का आयोजन होगा। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी यहां पर आज शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता शिविर में मौजूद हैं। माउंट आबू में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन, जिसमें प्रदेश के नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय वक्ता भी शिरकत कर रहे हैं। मिशन 2023 के फतेह को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी और संघ को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से संगठित रहने का मूल मंत्र इसी प्रशिक्षण शिविर में दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 250 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों का ये मंथन भाजपा का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है और 15 सत्रों में प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में 52,000 बूथ हैं जिनको मजबूत करने को लेकर के यहां पर ये कवायद देखी जा रही है और इस दौरान राजस्थान के पन्ना प्रमुख जो है बूथ स्तर पर और बूथ के बाद माइक्रो बूथ मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चुनाव को लेकर के स्टेज रही है और उसको लेकर के भी मंथन है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिरोही से
कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधा रुख लेते हैं। कपिल, जरा तस्वीरें दिखाइए। आज दूसरा दिन है और इसके साथ साथ थोड़ा विस्तार से ये बताइए कि भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में आज दूसरे दिन क्या कुछ होने जा रहा है, क्या खास है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बड़ा अपडेट दे दूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस प्रशिक्षण शिविर में आने का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है। पहले वो इसमें शामिल होने वाली थी, लेकिन क्या कारण उनके दौरे के निरस्त होने के रहे ये स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन वसुंधरा राजे का माउंट आबू दौरा निरस्त होना यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा, आप देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो ज्ञान सरोवर माउंट आबू में जगह है जहाँ पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। और इस प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी राष्ट्रीय वक्ता यहाँ पर आए हैं, जिसमें प्रदेश स्तर की कार्य समिति के और प्रमुख जो लोग हैं उन्हें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, कैसे 2023 की तैयारी करनी है, इस विषय पर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मुख्य रूप से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी 2023 में जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो किस तरह से इस दौरान वो अपने जो है वो प्लानिंग जो है वो रखेगी। इसके साथ ही आप देखिए कि इस दौरान शिविर के दौरान ये भी जो प्रमुख लोग यहाँ पर इसमें आए हुए हैं उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे जनता के बीच में जाना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाना है या राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर जाना है, किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर 2023 में जनता बीजेपी के साथ जुड़े, ये कोशिश करनी है। हमारे साथ में हमारे स्थानीय सहयोगी प्रतीक हैं। प्रतीक, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, यानी कि सबसे पहला अपडेट तो ये है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे का जो दौरा जो है वो आज निरस्त हो चुका है और इसको लेकर कड़ी बड़े बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आज का जो दौरा जो था किस प्रकार जो है कैंसिल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो आज जो है 7 सत्रों को लेकर जो है इसका प्रशिक्षण चल रहा है। जो कहीं वक्ता है, राष्ट्रीय वक्ता राज्य के जो कई जो है मंत्री वो आ रहे हैं, वो अपना व्याख्यान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस प्रकार केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर लाकर लोगों को किस प्रकार यानी कि उनका फायदा दिया जाए, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन वही ना कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस प्रशिक्षण शिविर में अब 3 दिन के बाद में जो किस प्रकार एक बड़ा रणनीति के रूप में आएगी और बूथों का विस्तार करने के लिए, बूथों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार यहाँ अपनी भूमिका ये जो कार्यकर्ता निभाएंगे। देखिए, बूथ मजबूत करना इस प्रशिक्षण शिविर का एक प्रमुख जो है वो एजेंडा हो सकता है। आप देखिए कि पहला सत्र जो है, जो आज 7 सत्र आयोजित होने, उसमें पहले सत्र का समापन हो चुका है। पहले सत्र के समापन के बाद में जो भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं वे इस समय जो मीटिंग हॉल है उससे बाहर निकले हैं। देखिए, जैसा कि अभी प्रतीक बता रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट, बूथ को मजबूत करना इस प्रशिक्षण शिविर का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि बीजेपी शुरू से इस एजेंडे पे काम करती है ये कि यदि बूथ स्तर मजबूत होगा तो जनता के बीच में जाना काफी आसान रहता है। दूसरा, इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में ले जाया जा सके। कपिल, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है वो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट रही है चुनाव को लेकर के, उसको आखिर और ज्यादा मजबूत किया जाए या फिर पिछले चुनाव में कहां खामी रही है, जो उपचुनाव हुए उनमें कहां खामियां रही है, क्या इसको लेकर के भी मंथन यहां पर होगा? और जो पहले सत्र की आप बात कर रहे हैं, पहले सत्र में क्या कुछ हुआ? देखिए, हर सत्र में आगामी चुनाव को में किस तरह की रणनीति के साथ में मैदान में जाना है, इस पर चर्चा की जा रही है। कैसे जो पदाधिकारी इस शिविर में मौजूद है उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कैसे तैयार करना है, इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखते रहिए। देखिए, ये प्रमुख इसका जो उद्देश्य अगर हम बात करें, इसका प्रमुख उद्देश्य यही सामने आ रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव के दौरान जो बीजेपी को जो है अपनी तैयारियां करनी है और उसी को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, आप देखिए कि हम बात करने की कोशिश करेंगे सर, किस तरह से प्रशिक्षण शिविर में जो कार्यकर्ता नेता उनको तैयार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो मंडल स्तर पर हो। ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे। प्रणव जी, वसुंधरा जी का दौरा निरस्त होना एक चर्चा हुई है।
इसमें वसुंधरा जी का यहाँ आना था लेकिन वो दौरा निरस्त हो गया। नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम था भी नहीं, उनको दिल्ली जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे आगामी चुनाव को लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, प्रशिक्षण शिविर में हर प्रकार की रणनीति बिल्कुल, देखिए ये अशोक परनामी है जो कि शिविर में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हालांकि वसुंधरा राजे के सवाल पर बसते हुए नजर आए। कपिल, हमने सुना किस तरीके से, लेकिन ये जरूर कहा कि एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर है पार्टी के लिए। और इस लिहाज से अगर इसे देखें कि तमाम बड़े प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी जब यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर है, तो वसुंधरा राजे का नहीं आना वाकई चर्चा का विषय तो जरूर होगा। फिलहाल नजर बनाए हुए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और